आप सभी को नमस्कार। आज हम टाइम एंड वर्क की शुरुआत करेंगे और इसमें हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए किन किन बेसिक एलिमेंट्स की नीड है, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम इस लेसन में अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जो इसके आगे के लेसन्स होंगे उसमें हम इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल करेंगे ताकि आपको 100% क्लैरिटी इस टॉपिक में मिले। तो देखिए, यूजुअली टाइम एंड वर्क में किस तरह का स्टेटमेंट दिया होता है। स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया होता है कि लेट्स से कि एक एजेंट है, कोई एजेंट इन द सेंस कि कोई भी हो सकता है, कोई वर्कर कह लो, आप एजेंट कह लो। जैसे आपको दिया है कि कोई एजेंट ए है, वो एक काम को लेट्स से 6 डेज में ख़त्म करता है, ठीक है। एक दूसरा एजेंट हो सकता है बी, वो इसी काम को लेट्स से 12 डेज में ख़त्म करता है। एक कोई तीसरा एजेंट या कोई वर्कर हो सकता है जो इस काम को लेट्स से 18 डेज में ख़त्म करता है। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि तीनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। ए ने 3 दिनों तक काम किया, फिर काम छोड़ दिया। बी ने फिर 2 दिनों तक काम किया, फिर बाकी बचे काम को सी ने कंप्लीट किया। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल होते हैं इन्हीं ए बी सी को इन्वॉल्व करके। कभी क्वेश्चन में 2 एजेंट्स होते हैं, ए और बी, कभी क्वेश्चन में 3 एजेंट्स होते हैं यूजुअली, और ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस फंडामेंटल पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अपने रिएक्शंस को बेहतर बनाएं इस तरह की सिचुएशंस के लिए। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि हम बिल्कुल 2 ही एजेंट को कंसीडर करेंगे और मैं आपको एक छोटा सा वैल्यू दे रहा हूं और उसके बेसिस पे हम लोग कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। जैसे आपने कहा कि कोई ए है, वो लेट्स से एक काम को 8 डेज में ख़त्म कर रहा है, 8 डेज में ख़त्म कर रहा है। और आपका लेट्स से बी है, बी उसी काम को लेट्स से 4 डेज में ख़त्म कर रहा है। तो देखिए, हमें क्या क्या चीज़ें पहले अंडरस्टैंड करनी है कि वर्क रेट क्या होता है। अब जैसे आपने कहा कि ए किसी काम को 8 डेज में ख़त्म कर रहा है और बी उसी काम को 4 डेज में ख़त्म कर रहा है, तो मुझे ये समझ में आया कि बी जो है डबल काम कर रहा होगा एक दिन में, तभी काम आधे दिनों में ख़त्म हो गया ना। सेम काम है, ए ने 8 दिन में ख़त्म किया और बी ने उसको 4 दिनों में ख़त्म किया, ठीक है। तो ए का जो रेट ऑफ वर्क है वो डबल हुआ कि नहीं हुआ, वो दुगना तेज़ी से काम करे। तो यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना है। एक तो रेट ऑफ वर्क की हमें बात करनी होगी यहाँ पर कि रेट ऑफ वर्क क्या है। तो देखिए, जो रेट ऑफ वर्क है इसको हम एक नया नाम भी यहाँ पर देंगे जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी यानी क्षमता। एफिशिएंसी जब भी हम शब्द यूज़ करेंगे हम बेसिकली बात कर रहे हैं क्षमता की, कि रेट ऑफ वर्क क्या है, और ये हमें कंपैरिजन में मदद करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए ने काम को किया 8 दिन में, बी ने किया 4 दिन में, और उसी काम की बात हो रही, सेम काम को। तो अगर बी आधे दिनों में उसको ख़त्म कर रहा है तो जो रेट ऑफ वर्क है या एफिशिएंसी रेशियो है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एफिशिएंसी रेशियो, और वो एफिशिएंसी रेशियो किसका किससे, ए का बी से, मतलब ए टू बी अगर मैं लिखूँ, ए की एफिशिएंसी का रेशियो बी की एफिशिएंसी से, तो ए की एफिशिएंसी क्लियरली बी की एफिशिएंसी की आधी है क्योंकि ए ने दुगना टाइम लगाया उसी काम को करने में। तो अगर हमें सेम वर्क की हमसे बात की जाए और सेम वर्क में अगर हमें दिया हो कि कौन कितने टाइम में ख़त्म कर रहा है, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, ठीक है। एफिशिएंसी रेशियो होता है रिवर्स टाइम रेशियो, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 ही एलिमेंट है लेट से, और हमने बात करी कि हमें उनकी एफिशिएंसी रेशियो लिखनी है, और अगर वर्क डन सेम है, मतलब सेम वर्क के लिए हमें प्रोवाइडेड है कि उन्होंने कितने कितने दिनों में काम किया है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि जो उनके द्वारा वर्क डन है वो सेम है। तो अगर ये वर्क डन आपका सेम है तो उस केस में आपका जो एफिशिएंसी रेशियो है, मैं लिख देता हूँ, एफिशिएंसी रेशियो जो होगा वो आपका हो जाएगा रिवर्स टाइम रेशियो। मतलब टाइम रेशियो को लिखना है कि कौन कितने दिन में किया, उसका रिवर्स कर दो। तो यहाँ पर आपका हो गया रिवर्स टाइम रेशियो, ठीक है। अगर 2 एलिमेंट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपने रिवर्स टाइम रेशियो लिख दिया। या आप यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि जो आपका एफिशिएंसी रेशियो है, एफिशिएंसी का प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम देखें तो 1/टाइम है, ठीक है। तो अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि हर क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं होगा कि 2 ही एलिमेंट होंगे, एलिमेंट आपके 3 भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मैंने यही सिचुएशन ली है, लेकिन अब यहाँ मेरे एलिमेंट क्या है, 3 या 4 कुछ भी हो सकते हैं। ए बी सी डी, मैंने 4 एलिमेंट ले लिए मान लिया। तो आपने कहा ए किसी काम को 6 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को 12 डेज में कर रहा है, सी उसी काम को 18 डेज में कर रहा है, और डी उसी काम को लेट से 24 दिनों में कर रहा है, ठीक है।
अब मुझे यहाँ पर लेट से एफिशिएंसी रेशियो निकालना है, तो रिवर्स टाइम रेशियो तो यहाँ चलेगा नहीं क्योंकि एलिमेंट 2 से ज़्यादा हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। तो अगर अब आपको लेट से एफिशिएंसी रेशियो लिखना है तो इसका तरीका क्या है, बहुत ही आसान है। आपको कि एफिशिएंसी रेशियो जो यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा 1/6 रेशियो 1/12 रेशियो 1/18 रेशियो 1/24। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 18, 12, 6, 24 का एलसीएम 72 है। 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 12 टाइम्स, 12 × 6 टाइम्स, 18 × 4 टाइम्स, 24 × 3 टाइम्स। तो आपको ये एफिशिएंसी का रेशियो मिला। ठीक है, सो जब अगर एलिमेंट ज़्यादा दिए हैं तो आप कुछ नहीं करिए, जो उनके द्वारा टाइम टेकन है वर्क को ख़त्म करने का वो हमने उठा के यहाँ पर लिख दिया और मुझे एफिशिएंसी रेशियोज मिल गए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंगली अंडरस्टैंड करनी है यहाँ पर कि जो ये वैल्यूज़ लिखी हैं हम ये एफिशिएंसी रेशियो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे, देखो ये 6 दिनों में काम कर रहा है वही, ये काम 12 डेज़ में कर रहा है वही काम, ये 18 डेज़ में कर रहा है, ये 24 डेज़ में कर रहा है। तो अगर हमने शुरुआत में ही इन वैल्यूज़ को ध्यान से देख लिया होता 6, 12, 18, 24, अगर हमने इनको शुरुआत में ही देख के इनका एलसीएम निकाल लिया होता और कहते कि एलसीएम इसका कितना आ रहा है 72, तो हम कहते हैं जो वर्क यूनिट्स हैं मान लेते हैं वो 72 यूनिट्स हैं, यानी जो हमारा काम है वो 72 यूनिट्स का है। हम मान लिया कि 72 यूनिट्स का काम है। तो फिर आप कहते हैं कि ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, आप कहोगे ए ने 6 दिनों में ये पूरा काम ख़त्म किया, तो इसने आप निकालोगे एक दिन में कितना किया काम, तो आपको आ जाएगा 12 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही ये क्या कर रहा है, ये 12 डेज़ में पूरा काम ख़त्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहोगे 6 यूनिट्स। ये आपका आप कहोगे 4 यूनिट्स, ये आपका आप कहोगे 3 यूनिट्स। तो सबके एक दिनों का मुझे काम मालूम चल गया कितना कितना है। तो अगर सबके एक दिन का काम मुझे मालूम है, यानी सेम टाइम में सेम टाइम ड्यूरेशन में सबने कितना कितना काम किया है, तो अगर सबको बराबर का टाइम दिया जाता है उस केस में मुझे एफिशिएंसी रेशियो निकालनी है, तो क्या होगा, वर्क डन रेशियो। आप ऐसे सीधे लिख दो, यही आपका एफिशिएंसी रेशियो होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ कि देखिए एफिशिएंसी जो होती है ना, एफिशिएंसी रेशियो जो होता है आपका, अगर आप सबको बराबर टाइम दो, मतलब आप कह दो कि टाइम जो है ना वो आपने सबको बराबर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम कांस्टेंट है सबके लिए। टाइम सबके लिए क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। तो उस केस में जो एफिशिएंसी रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, वो सिंपली वर्क डन रेशियोज हो जाएंगे। ठीक है, वर्क डन रेशियोज हो जाएंगे। या फिर आप 1 करके लिखते हो वो भी चलेगा, 1/6, 1/12 करके जो आपने लिखा था ना, ऐसे भी आ जाएगा। या फिर आप ऐसे ही वर्क यूनिट को एलसीएम से एज्यूम करके सीधा इंटीजर वैल्यूज़ निकाल लो, आपको एक दिन के सबके काम पता चल गए, यानी सेम ड्यूरेशन में कितना कितना काम किया वो मालूम चल गया, तो फिर एफिशिएंसी रेशियो आपका वर्क डन रेशियो हो जाएगा। तो 2 चीज़ें आपने सीखी कि आपका एफिशिएंसी रेशियो जो है, अगर वर्क डन सेम होते हैं तो टाइम रेशियोज़ के रेसिप्रोकल्स में हम लोग कहीं ना कहीं निकालते हैं, और अगर हमारा टाइम रेशियो सेम है, हमारा टाइम सेम दिया हुआ है कि सबके एक एक दिन का काम हमें मालूम है, तो सिंपली उसी काम का रेशियो ही क्या हो जाता है, आपका एफिशिएंसी रेशियो हो जाता है। एफिशिएंसी क्या है आपका, रेट ऑफ वर्क। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और बहुत ही आसान चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है। एफिशिएंसी अगर मैं कहूँ कि ए और बी की मैंने आपको दे दी है कि जो एफिशिएंसी रेशियो है, वो एफिशिएंसी रेशियो लेट से आपने कहा 4:3 है, तो अगर आपने कहा एफिशिएंसी रेशियो 4:3 है, तो ये किसी भी सेम काम को करने में जो टाइम रेशियो लगाएंगे वो 3:4 आएगा। इस तरीके से कि एफिशिएंसी और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क यूनिट्स होते हैं। 4 × 3 यहाँ भी 12 हो गया और 4 × 3 यहाँ भी 12 हो गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी और टाइम का प्रोडक्ट निकालने से हमें वर्क यूनिट्स मिलेंगी, और अगर हम सेम वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क यूनिट्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको कहीं ना कहीं अच्छे से अंडरस्टैंड करने की यहाँ पर सख्त ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं अभी कुछ और थोड़ा सा एफिशिएंसी के टर्म में भाषा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है कि बोलते हैं कि ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट इज़ बी। इसका क्या मतलब है, ए की जो एफिशिएंसी है और जो बी की एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी की 2 गुनी है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है कि एफिशिएंसी ऑफ ए टू एफिशिएंसी ऑफ बी, ये आपका है 2:1। इसके 2 मतलब हैं। इसका पहला मतलब ये है, आपको समझना है कि अगर आपने सेम टाइम दिया दोनों को, ए और बी को काम करने के लिए आपने बराबर समय दिया, सो उस बराबर समय में ए जो है बी का दुगना काम करेगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी डबल है तो वो दुगना काम करेगा बी का। ठीक है,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। या इसकी दूसरी एक परिभाषा भी हो सकती है कि अगर आपने टाइम सेम ना देके, लेट्स से आपने कहा कि काम सेम कर दिया, एफिशिएंसी दोनों की सेम है, और यहाँ पर आपने कहा कि टाइम दोनों को हमने सेम दिया है, इक्वल टाइम अलाउ किया है काम करने के लिए, तो अगर हमने टाइम सेम दिया है तो एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्वाइस इज एफिशिएंट है तो दुगुना हो गया। लेकिन अगर आपने वर्क ही सेम दे दिया इनको उठा के कि इन दोनों को सेम काम ही करना है और हमें पता है कि मतलब दोनों को बराबर काम करना है, तो इस केस में आप ये निकाल सकते हो कि जो टाइम ए लेगा और जो टाइम बी लेगा उसमें ए का टाइम बी के टाइम से हाफ होगा। एफिशिएंसी अगर डबल है तो टाइम आधा होगा, तो जितना टाइम बी लेगा बी उसका आधा टाइम लेगा, अगर मैं टाइम को कंपेयर करूँ तो। एक और भी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो आपको यहाँ से लेनी चाहिए, इस केस में आप ए को 2b से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। अगर ए की एफिशिएंसी बी की 2 गुनी है तो क्या मैं कह सकता हूँ ए को मैं ऐसे देख सकता हूँ कि ए कलेक्टिवली 2 बीस का बंडल है, क्योंकि ए में 2 बी निहित हैं, समाहित हैं, तभी वो डबल काम कर रहा है। तो मैं क्वेश्चंस में कई बार इसका इस्तेमाल भी करूँगा कि ए को मैं 2b से रिप्लेस करूँगा। देखो इसका मतलब क्या होगा आप समझना। इसका मतलब जैसे कि आपने बोला, मान लिया कि यही केस है कि ए ट्वाइस एफिशिएंट है बी का, सो ए इज़ ट्वाइस एफिशिएंट इज बी, ये आपने क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया पहली चीज़। फिर आपने कहा कि ए और बी मिल के किसी काम को 30 डेज़ में कर पाते हैं, ये आपने बोल दिया कि ए और बी मिल के किसी काम को 30 डेज़ में कर पाते हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि देखो अगर वो काम को मिल के 30 डेज़ में कर पाते हैं ए और बी, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ कि ए प्लस बी, और फिर मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, तीर लगा के बता रहा हूँ कि ये 30 डेज़ में काम कर पाते हैं। और मुझे आपसे यही जानना है कि एक अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो आप कहोगे ए प्लस बी अगर 30 डेज़ में कर पाते हैं, तो ए को अगर मैं 2b से रिप्लेस कर दूं तो ये हो गया 2b प्लस बी यानी 3b, यानी 3b मिलके इस काम को 30 डेज़ में करेंगे। तो 3b's अगर इस काम को मिलकर 30 डेज़ में करेंगे सर, 3b's अगर इस काम को 30 डेज़ में करेंगे, तो मैं आपसे पूछूं अगर कि एक इकलौता बी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप कहोगे अगर 3b मिलके इस काम को 30 डेज़ में कर रहे हैं तो इकलौता बी अगर है मेरे पास तो इस काम को 90 डेज़ में करेगा। अकेला बी होगा तो 3 गुना टाइम लगेगा ना भाई, 90 डेज़ में करेगा। और अगर ये 90 डेज़ में करेगा तो ए की एफिशिएंसी क्या है, डबल है, सो ट्वाइस एफिशिएंसी है तो हाफ टाइम लगाएगा। तो ए इसी काम को कितने दिनों में करेगा, 45 दिनों में करेगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर एफिशिएंसी ऐसी दी है तो इनको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि आपसे कहा कि ए जो है इज़ थ्राइस एफिशिएंट है, तो अगर ये थ्राइस एफिशिएंट बोल दिया इज़ बी, तो आप क्या कहोगे कि एक इज़ इक्विवेलेंट टू 3b, एक ए को आप 3b मान के क्वेश्चंस कर सकते हो। और मान लिया क्वेश्चन में सवाल आया कि ए और बी मिल के एक काम को 12 दिनों में करते हैं, तो आप कहोगे ए और बी ने मिल के 12 दिनों में किया। और ए प्लस बी का मतलब क्या है, अगर एफिशिएंसी के टर्म में रिप्लेस करूँ तो ए आपका 3b के इक्विवेलेंट है और एक सिंगल बी के इक्विवेलेंट है, तो ये 12 के बराबर हो गया। सो 4b इज़ इक्विवेलेंट टू 12। तो यहाँ b की वैल्यू अकेले कितना है, अगर 4b मिलके किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो अकेला भी 3 दिनों में नहीं करेगा, ठीक है। 4b मिलके अगर 12 दिनों में करते हैं तो एक सिंगल बी मेरा 48 डेज़ लगाएगा इस काम को ख़त्म करने में। 48 डेज़ विल बी नीडेड टू फिनिश दिस वर्क। और b अगर 48 डेज़ लगाता है तो ए कितना दिन लगाएगा, आप कहोगे एक 3 गुना एफिशिएंट है तो 1/3 टाइम लगाएगा, तो ये लगाएगा 48/3, यानी आपका हो गया 16 डेज़। इंटरेस्टिंग है, आसान भी है, ठीक है। अब कुछ और केसेस आपको समझाता हूँ जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले। आपने लेट से मुझे कहा कि ए की एफिशिएंसी और जो बी की एफिशिएंसी है इसका जो रेशियो है वो 4:3 है, दिस इज रेशियो 4:3। तो आप कहोगे कि इसका क्या मतलब है कि ए कितनी बी के बराबर है, ये कैसे मालूम करें, राइट। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 4/3 लिखना है और यहाँ 1 लिखना है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, 4/3 है, ठीक है। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो मैं अगर ए को लिखना चाहूँ यहाँ पर कि ए किसके इक्विवेलेंट है, तो ए यहाँ 4/3 बी के इक्विवेलेंट है, या आप कह सकते हो कि 3a इज़ इक्विवेलेंट टू 4b। बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने कहा ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी का रेशियो जो है 4:3 है, तो ये बहुत नेचुरल है कि आप कहोगे कि जो 3a होगा ये 4b के इक्विवेलेंट होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर रखो
3A 4B के इक्विवेलेंट, तो एक की वैल्यू 4 रखो तो 12 बना, और यहाँ 3 रखो 12 बना। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। तो उस केस में आपका 3A जो होगा वो 4B के बराबर होगा, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। 3A 4B के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए कि एक वैल्यू को चेंज करके दूसरी वैल्यू हम लिख सकते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एफिशिएंसीज़ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ध्यान से देखो, आपसे मैंने बोला कि लेट से कोई काम है, उस काम को ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है, और जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ए मान लिया उस काम को 12 दिनों में करता है, बी उस काम को 8 दिनों में करता है, सी उस काम को 18 दिनों में करता है, डी इस काम को 24 दिनों में करता है। ये वैल्यूज़ मुझे प्रोवाइडेड है। अब जब मेरे पास ये वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हैं तो देखो यहाँ पर जो एफिशिएंसी रेशियो होगा उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कैसे हम ये जानते हैं। देखो यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है सेम काम को करने का, टाइम दिया है। अब मुझे पहला काम है एफिशिएंसी रेशियो लिखना है, तो मैं कहूँगा कि इनका एलसीएम क्या है टाइम का, तो आपको 72 बनेगा सबका। 12 × 6, 8 × 9, 18 × 4, 24 × 3। तो एफिशिएंसी रेशियो निकालने जाओगे तो आपको यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ ये 8 है तो आपको 9 दे देगा, ये 4 दे देगा, ये 3 दे देगा। ये आपकी एफिशिएंसी रेशियो हो गई। अब देखो लेट्स से कि मैंने आपको यही बोला होता है यहाँ पर कि आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न पता लगेगा हर जगह कि एफिशिएंसी और जो टाइम टेकन है काम करने का, ये प्रोडक्ट बराबर ही आएगा। एफिशिएंसी इंटू टाइम टेकन क्या होगा, वर्क डन। और अगर हम सेम काम की बात कर रहे थे तो बराबर आना भी चाहिए। 24 × 3 72, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी इन्फॉर्मेशन का बेहतर इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस में। कैसे, जैसे लेट्स से कि आपको एफिशिएंसी रेशियो किसी भी तरह से दी गई है। मान लिया क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी रेशियो प्रोवाइडेड है 6943, ऐसे दिया हुआ एफिशिएंसी रेशियो। अब मान लिया मैंने बता दिया कि ये जो टाइम लगाता है काम को करने में ये 18 डेज लगाता है, ठीक है। अब आप फटाफट सबके दिन निकाल सकते हो। आप कहोगे 4 एफिशिएंसी वाला अगर 18 दिन लगाता है तो टोटल वर्क यूनिट्स कितनी हो गई, 72। अब आप कहोगे 3 वाला अगर वही काम खत्म करना है तो टोटल वर्क यूनिट्स कितनी है, 72। मैं टाइम और एफिशिएंसी के प्रोडक्ट को टोटल वर्क मान रहा हूँ। तो 4 वाला अगर 18 दिन लगाता है तो 72 यूनिट्स हुआ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो 3 वाले को अगर यही काम करना है तो 72 यूनिट्स करना पड़ेगा, तो ये कितना दिन लगाएगा, ये 24 डेज लगाएगा। फिर 9 वाले को अगर यही 72 यूनिट्स करना है तो ये कितना दिन लगाएगा, आपको होगा ये 8 डेज लगाएगा, क्योंकि 9 × 8 72 होगा। 6 वाले को अगर यही काम करना है तो कितना दिन लगाएगा, 12 डेज। यानी अगर एफिशिएंसी रेशियो पता है और गलती से भी किसी एक एफिशिएंसी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे टाइम ड्यूरेशन पता है तो मैं सबका टाइम ड्यूरेशन उठा के लिख सकता हूँ फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। तो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग आंसर्स लिटिल फास्टर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा मुझे बात इसकी भी करनी है कि एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि एफिशिएंसी का इस्तेमाल कब करना है, टाइम का इस्तेमाल कब करना है, आपका कहने का मतलब एलसीएम का इस्तेमाल कब करना है, परसेंटेज का इस्तेमाल डायरेक्टली कब करना है, इन सब मुद्दों पे थोड़ी बात की जाए, है ना। तो देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 5 डेज, ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 5 डेज, ठीक है, लिख दिया आपके सामने, ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 5 डेज। और मैं बोल रहा हूँ आपने कि बी ने वही काम कंप्लीट किया 6 डेज में, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ए और बी अगर कंबाइन होंगे तो ये काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, राइट। तो मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा जनरलाइज स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ। इसको मैं बोलूँगा ए और इसको मैं बोलूँगा बी, राइट। मैं इसको ए और बी बोल रहा हूँ। अब देखो क्या होता है कि यूजुअली जब ये सवाल आप करते हो तो वर्क यूनिट्स को मानते हो 1, क्योंकि आप कहते हो कि ए अगर किसी काम को ए दिनों में कंप्लीट करता है तो आप कहते हो कि 1 डे का काम निकालेंगे। सो उस 1 डे का काम जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप कहते हो वो हो जाता है 1/a, ऐसे निकालते हो आप। पर द क्वेश्चन इज़ कि भाई देखो 1 डे का वर्क 1/a तो तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि टोटल काम 1 यूनिट है। अगर टोटल काम 1 यूनिट है तभी तो एक दिन का काम, क्योंकि काम एक दिनों में ख़त्म होता है, 1/a होगा। तो ये किसने आपको बताया कि काम एक ही यूनिट है। और अगर आपने 1 यूनिट माना है तो क्यों माना है, किसने बोला कि मान लो। भाई काम तो 2 यूनिट भी हो सकता है, काम 10 यूनिट हो सकता है, काम 100 यूनिट हो सकता है। तो आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि मान लेते हैं कि कोई जो काम दिया हुआ है जो ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, उन दोनों को कंबाइन करके वो काम है x यूनिट्स का, ठीक है। हम 1 नहीं मान रहे हैं, हम इसको x मान रहे हैं। तो अगर मेरा काम x यूनिट का है तो आप कहोगे कि a दिनों में वो पूरा x काम होगा। तो अगर a दिनों में, a डेज में अगर वो पूरा काम हो रहा है आपका x यूनिट्स का, ठीक है, तो आप कहोगे एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में काम होगा आपका x/a यूनिट्स का।
सिमिलरली बी के लिए क्या होगा एक दिन का काम, आप कहोगे अगर ये x/a आया तो ये x/b आ जाएगा। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे, तो एक दिन का काम क्या होगा कि 1 डे का जो वर्क होगा आपका, अगर आप इसको लिखोगे ऐसे करके तो ये हो जाएगा x/a प्लस x/b, है ना। ये एक दिन का टोटल काम हुआ कि इन दोनों को मिला के x/a x/b। तो यहाँ पर आपका AB LCM हो जाएगा, और आपका अगर यहाँ पर x कॉमन लोगे आप तो आपका आ जाएगा सिंपली a प्लस b, ठीक है। यानी a और b मिला के इतना यूनिट काम कर रहे हैं पर डे, x टाइम्स a प्लस b और ab। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये निकालना है कि a और b मिला के इस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप कहोगे देखो टोटल काम आपका x यूनिट्स का है, और उस काम को ख़त्म कौन करने जा रहा है, ये दोनों मिलके, है ना। ये दोनों मिलके इस काम को ख़त्म करेंगे, और एक दिन में पूरा कितना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं x टाइम्स a प्लस b अपॉन ab, ये काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ये कैंसिल हो गया, और ऊपर ये वैल्यू न्यूमरेटर में चली गई, और आपको क्या मिल गई, AB अपॉन a प्लस b डेज लग रहे हैं इनको, AB अपॉन a प्लस b डेज लग रहे हैं इस पूरे काम को ख़त्म करने में। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो कन्फ्यूज़न था वो आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा कि जब हमने वर्क को x यूनिट्स भी माना, तो x यूनिट्स मानने के बाद भी ये वैल्यू लास्ट तक बची नहीं, ये अपने आप कैंसिल आउट हो गई। अगर हमने वर्क को x यूनिट्स भी माना है तो x इज ए वेरिएबल ख़त्म हो गया, x हम मान के चले थे, x बचा ही नहीं। जब हम ये निकाल रहे हैं कि a और b मिलके इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो x वेरिएबल नहीं था, ख़त्म हो गया। यानी x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू को कुछ भी ले सकते हैं तो हम x की वैल्यू को 1 क्यों ना लें, क्योंकि 1 लेने से क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, 1/a 1/b हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान दें कि आप वर्क को यूजुअली 1 यूनिट्स मान के चलते हैं, ना कि 2 यूनिट्स, क्योंकि 1 एक स्टैंडर्ड है कि 1/a 1/b करके हम काम को जोड़ लेंगे। तो ये आपको लॉजिक क्लियर होगा कि 1 यूनिट हम क्यों मानते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल था, ये आपको एक्सप्लेन करने का, सिर्फ केवल कि यहाँ पर वर्क को 1 यूनिट क्यों माना जाता है। अगले लेसन में आपको कुछ और मालूम चलेगा कि भाई 1 यूनिट की जगह और कुछ मानेंगे तो क्या कोई फ़र्क आएगा, क्या हम इसको फ्रैक्शन में ना लेके कुछ और तरीके से करें तो बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी अगले लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद।